स्वागत है। आज हम उस डिवाइस की कहानी में उतरेंगे जो शायद अभी आपके हाथ में है या आपकी डेस्क पर रखा है, आपका फोन या लैपटॉप। हम सब जानते हैं कि ये क्या करते हैं, पर आज का सवाल ये नहीं है। सवाल है ये यहाँ तक पहुँचे कैसे। एक कमरे जितने बड़े दिमाग से हमारी हथेली में समाने तक का सफ़र किया था। आज हम इसी सफ़र की पड़ताल करेंगे। हम कंप्यूटरों को उनके काम करने के तरीके, उनके आकार और उनके मकसद के हिसाब से बांट कर देखेंगे। और फिर हम वक्त में पीछे जाकर उनकी पीढ़ियों की कहानी सुनेंगे, ये समझने के लिए कि हर पीढ़ी ने पिछली की गलतियों से सीखकर कैसे एक क्रांति को जन्म दिया। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तकनीकी जानकारी देना नहीं है, हम उन फैसलों और आविष्कारों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस विकास को दिशा दी। ये सिर्फ हार्डवेयर की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे इंसान की सोच ने मशीनों को ज्यादा छोटा, ज्यादा तेज और ज्यादा स्मार्ट बनाया। चलिए इस दुनिया के ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। कंप्यूटर काम कैसे करते हैं? मैंने सुना है कि इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है पर है नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया को देखने के 2 अलग अलग नजरिए हैं। एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलती हुई जानकारी को मापते हैं, जैसे पुरानी गाड़ी का स्पीडोमीटर जिसकी सुई रफ्तार के साथ साथ ऊपर नीचे होती है। अच्छा। वो आपको ये नहीं बताती कि आप ठीक 60 की रफ्तार पर हैं, बल्कि वो 59, 60, 61 के बीच लगातार बहती रहती है। ये एक सतत या कंटिन्यूअस माप है। अच्छा, तो ये गिनती नहीं करता, सिर्फ मापता है, जैसे थर्मोमीटर में पारा ऊपर चढ़ता है या भूकंप मापने वाला सिस्मोग्राफ जिसकी लाइन लगातार बनती रहती है। बिल्कुल सही। एनालॉग की दुनिया में सब कुछ बहता हुआ है, कुछ भी निश्चित अंकों में नहीं होता। अब इसके ठीक उलट है डिजिटल कंप्यूटर, जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया को अंकों में देखता है, खासतौर पर सिर्फ 2 अंकों में, 0 और 1। ये हर जानकारी को टुकड़ों में तोड़कर उसे एक निश्चित मान, एक डिस्क्रीट वैल्यू देता है। जैसे हमारी स्मार्ट वॉच जो सीधे 12:30 दिखाती है, वो 12:29 और 12:31 के बीच की अनंत संभावनाओं को नहीं दिखाती। या तो ये है या वो है, 0 या 1। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया, और इसी सटीकता ने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। आप सोचिए, बैंकिंग सिस्टम एक अंदाजे पर नहीं चल सकता, उसे सटीक आंकड़ों की जरूरत होती है। स्पेस मिशन अंदाजे पर लॉन्च नहीं हो सकते। सही बात है। डिजिटल तकनीक की यही खूबी है, ये सटीक है, भरोसेमंद है और जानकारी को बिना किसी नुकसान के कॉपी किया जा सकता है। एनालॉग टेप पर रिकॉर्ड किया गया गाना हर कॉपी के साथ थोड़ा खराब होता जाता है, पर एक MP3 फाइल को आप अरबों बार कॉपी कर लीजिए, वो वैसी ही रहेगी। ये तो बहुत दिलचस्प है। पर एक तीसरी श्रेणी भी है, हाइब्रिड। जैसा कि नाम से लगता है, ये दोनों का मिश्रण होगा। हाँ, और ये असल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और डिजिटल आउटपुट देता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पेट्रोल पंप की मशीन। अच्छा, वो कैसे? जब आप पेट्रोल भरवाते हैं तो मशीन नली से बहने वाले तेल के प्रवाह को लगातार मापती है। ये एक एनालॉग प्रक्रिया है, लेकिन फिर वो उस माप को तुरंत लीटर और कीमत के सटीक डिजिटल आंकड़ों में बदलकर स्क्रीन पर दिखा देती हैं। और अस्पतालों की ICU मशीनें भी शायद यही करती हैं। वो दिल की धड़कन को, जो एक लगातार चलने वाली चीज है, उसे मापकर स्क्रीन पर एक डिजिटल ग्राफ और नंबर्स में दिखा देती हैं। एकदम सही। हाइब्रिड कंप्यूटर भौतिक दुनिया की लगातार बदलती चीजों को हमारे समझने लायक डिजिटल जानकारी में बदलते हैं। वे एक अनुवादक की तरह काम करते हैं। काम करने का तरीका तो समझ आ गया, पर एक और दिलचस्प कहानी है इनके आकार की। ये कमरे जितने बड़े दानव हमारी जेब में कैसे समा गए, इसका राज आकार पर आधारित वर्गीकरण में छिपा है। हाँ, और आकार यहाँ सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये सीधे सीधे क्षमता, कीमत और इस्तेमाल करने वालों की संख्या से जुड़ा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे से, माइक्रो कंप्यूटर से। यही वो चीज है जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर या PC कहते हैं। लेकिन जब ये आया होगा तो पर्सनल शब्द अपने आप में एक क्रांति रहा होगा। बिल्कुल। 1970 के दशक से पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि एक आम इंसान का अपना कंप्यूटर हो सकता है। कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारों या यूनिवर्सिटीज की चीज हुआ करते थे। IBM जैसी बड़ी कंपनियां तो शुरुआत में इस विचार को लेकर बहुत उत्साहित ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि घर पर कंप्यूटर का क्या काम। सच में? हाँ।
पर्सनल कंप्यूटर के विचार ने तकनीक को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया, और इसी श्रेणी में हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन आते हैं। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये नाम थोड़ा धोखा देता है क्योंकि आज के हिसाब से ये मिनी बिल्कुल नहीं होते। सही कहा। ये लगभग एक फ्रिज के आकार के होते थे और ये माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच का पुल थे। इन्हें छोटी कंपनियां या ऑफिस इस्तेमाल करते थे, जहां एक ही मशीन पर कई लोग, मान लीजिए 20-30 लोग एक साथ काम करना चाहते थे। अच्छा। ये एक तरह से सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग का सस्ता विकल्प थे। और फिर आते हैं बड़े खिलाड़ी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जब मैं मेन फ्रेम के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में 70 की दशक की फिल्मों वाले बड़े बड़े कमरे आते हैं जिनमें घूमने वाली टेप रील्स लगी होती हैं। क्या ये आज भी इस्तेमाल होते हैं? न सिर्फ इस्तेमाल होते हैं, बल्कि हमारी आज की दुनिया इनके बिना चल ही नहीं सकती। आपका हर एटीएम ट्रांजैक्शन, हर एयरलाइन टिकट बुकिंग, हर क्रेडिट कार्ड स्वाइप, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही काम कर रहा है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। आपने कहा बैंक मेन फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, पर आज तो हमारे पास अमेज़न और गूगल के इतने शक्तिशाली क्लाउड सर्वर हैं। तो फिर बैंक इस पुरानी कमरे जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी पर क्यों टिके हैं? क्या ये सिर्फ आदत है या कोई असली वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब 2 शब्दों में छिपा है: भरोसा और स्पीड। रिलायबिलिटी एंड स्पीड। एक मेन फ्रेम को 1 सेकंड में लाखों ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है, और वो भी बिना एक भी गलती के 99.999% अप टाइम के साथ। वाह! ये 24 घंटे 365 डे बिना रुके काम कर सकते हैं। क्लाउड सर्वर बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे फेल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जहां एक सर्वर डाउन हो तो दूसरा संभाल लेता है। बैंकिंग जैसी चीजों में आप 1 सेकंड का डाउन टाइम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझ गई। तो ये एक रेलगाड़ी की तरह है जो हजारों लोगों का बोझ एक साथ बिना फेल हुए ढोती है। हाँ। और फिर इस पिरामिड के सबसे ऊपर है सुपर कंप्यूटर। इसे सुपर क्या बनाता है? सिर्फ इसकी रफ्तार? रफ्तार तो है, लेकिन काम करने का तरीका इसे सबसे अलग बनाता है। एक सामान्य कंप्यूटर किसी काम को एक एक करके करता है, जिसे सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उन सभी टुकड़ों पर एक साथ काम करता है। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये एक इंसान के किसी बड़ी समस्या को अकेले हल करने के बजाय हजारों लोगों की टीम को लगाकर उसे एक साथ हल करवाने जैसा है। बिल्कुल। इसीलिए इसका इस्तेमाल उन कामों में होता है जहां बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाना, जहां हवा, दबाव, तापमान जैसी हजारों चीजों का एक साथ विश्लेषण करना पड़ता है, या फिर न्यूक्लियर रिसर्च और ब्रह्मांड के सिमुलेशंस बनाने में। भारत का परम और अमेरिका का फ्रंटियर इसके उदाहरण हैं। ये किसी खास मिशन को पूरा करने वाले रॉकेट की तरह हैं। तो हमने काम और आकार देख लिया, पर एक सवाल और है, क्या हर कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है या कुछ किसी खास मकसद के लिए ही बने हैं? यहीं पर उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण सामने आता है। और ये वर्गीकरण हमारे चारों तरफ मौजूद है, बस हम उसे नोटिस नहीं करते। ज्यादातर डिवाइस जिन्हें हम कंप्यूटर कहते हैं, वे असल में सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पस वाले कंप्यूटर हैं। जैसे हमारा लैपटॉप, मैं इस पर स्क्रिप्ट लिख सकती हूँ, गाने सुन सकती हूँ, गेम खेल सकती हूँ, बस सॉफ्टवेयर बदलना होता है। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है ना, जिसमें कई तरह के टूल होते हैं। बिल्कुल, यही लचीलापन इन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है। ये खाली कैनवस की तरह है जिस पर आप सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी तस्वीर बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर। इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे एक एटीएम मशीन जो सिर्फ पैसे निकालने और बैलेंस बताने के लिए है, मैं उस पर वीडियो गेम नहीं खेल सकती। या वॉशिंग मशीन का कंट्रोल पैनल जिसका काम सिर्फ कपड़े धोने के प्रोग्राम चलाना है। और सोचिए, आपकी गाड़ी का एयरबैग सिस्टम, ट्रैफिक लाइट का कंट्रोलर, माइक्रोवेव का टाइमर, ये सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। हम इन अदृश्य कंप्यूटरों से घिरे हुए हैं। इनका फायदा ये है कि ये अपने एक काम को पूरी सटीकता और भरोसे के साथ करते हैं, क्योंकि इनका ध्यान नहीं भटकता। ठीक है, तो ये वर्गीकरण तो एकदम साफ हो गया, पर अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सफर की कहानी पर। हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों की कहानी को समझते हैं। और शायद ये समझना सबसे जरूरी है कि हर पीढ़ी में वो कौन सी एक चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो एक चीज हमेशा मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट ही थी। टेक्नोलॉजी में एक छोटा सा बदलाव कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है, ये कहानी यही दिखाती है। तो पहली पीढ़ी
1940 से 1956 मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब। ये क्या बला थी? वैक्यूम ट्यूब कांच के बल्ब जैसे होते थे जो स्विच की तरह काम करते थे, मतलब सिग्नल को रोकने या जाने देने का काम। लेकिन समस्या ये थी कि ये बहुत बड़े, नाजुक और बेहद गर्म होते थे। इनसे बने कंप्यूटर जैसे एनियाक पूरे पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, बहुत ज्यादा बिजली खाते थे और हर कुछ घंटों में कोई ना कोई वैक्यूम ट्यूब खराब हो जाता था। कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब प्रोग्रामिंग का मतलब था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको हजारों वैक्यूम ट्यूब्स में से ढूंढना पड़ता था कि कौन सा वाला फ्यूज हो गया है। बिल्कुल, उस जमाने के प्रोग्रामर्स को सचमुच मशीन के अंदर जाकर तारों को बदलना पड़ता था, सिर्फ एक छोटा सा गुणा करने के लिए। आज हम वही काम 1 सेकंड में अरबों बार अपने फोन पर कर लेते हैं। ये दिखाता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। इसके बाद आई दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 और उसने वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये सिर्फ बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब वाला ही काम करता था, लेकिन ये बहुत छोटा, सस्ता, ज्यादा भरोसेमंद था और बिजली भी बहुत कम खाता था। और ये सिर्फ आकार की बात नहीं थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति थी। इसने कंप्यूटिंग को महंगा और नाजुक रखने वाली चीज से निकालकर एक ऐसी चीज में बदल दिया जिसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता था। तो पीले बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का आना, कुछ वैसा ही। इसके बाद तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 में आया, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था पैकेजिंग। वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया कि हजारों ट्रांजिस्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर कैसे प्रिंट किया जाए। अब आपको अलग अलग ट्रांजिस्टर्स जोड़ने की जरूरत नहीं थी। एक पूरी की पूरी सर्किट एक छोटी सी चिप में समा गई थी। जैसे एक मिठाई के डिब्बे में बहुत सारे लड्डू एक साथ पैक कर दिए गए हों। बिल्कुल। आईसी का आविष्कार एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने कंप्यूटर को और भी छोटा, तेज और सस्ता बना दिया। यहीं से कंप्यूटर बड़ी प्रयोगशालाओं से निकलकर छोटे ऑफिसों और व्यापारों तक पहुंचने लगे। और फिर आई चौथी पीढ़ी 1971 से अब तक, जिसने हमें दिया माइक्रो प्रोसेसर। क्या ये आईसी का ही अगला कदम था? ये एक बहुत बड़ा कदम था। माइक्रो प्रोसेसर में एक अकेली चिप पर पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का दिमाग समा गया। इसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या VLSI कहते हैं, जहां लाखों ट्रांजिस्टर एक चिप पर आ गए। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो माइक्रो प्रोसेसर ने ही कंप्यूटिंग की ताकत आम इंसान के हाथों में दी। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर की ताकत ही तो काफी नहीं रही होगी। लोगों को उसे इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चौथी पीढ़ी सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर की कहानी नहीं है। इसी दौर में माउस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI जैसे विंडोज और इंटरनेट का विकास हुआ। हार्डवेयर की शक्ति और सॉफ्टवेयर की सरलता, इन दोनों के मिलने से ही पर्सनल कंप्यूटर क्रांति सफल हुई। सही है। इंटेल जैसी कंपनियों ने चिप बनाई तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों ने उसे इस्तेमाल करने लायक बनाया। हमारे आज के लैपटॉप और स्मार्टफोन इसी पीढ़ी की देन है। तो हम चौथी पीढ़ी से आज तक आ गए, पर अब जो हो रहा है जिसे पांचवी पीढ़ी कहते हैं वो AI पर आधारित है। ये पिछली पीढ़ियों से बिल्कुल अलग लगता है। क्या अब हम हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर और सोचने की क्षमता पर ध्यान दे रहे हैं? हाँ, ये एक बुनियादी बदलाव है। पांचवी पीढ़ी का आधार है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहां एक चिप पर अरबों कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अब जोर सिर्फ ज्यादा गणना करने पर नहीं है, अब जोर है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अब हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो इंसानों की तरह पैटर्न पहचान सकती हैं, सीख सकती हैं और फैसले ले सकती हैं। हम कंप्यूटेशन से कॉग्निशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अलेक्सा, सिरी या चैट GPT, जो सिर्फ हमारे आदेश नहीं मानते बल्कि हमारी भाषा को समझते हैं और संदर्भ के हिसाब से जवाब देते हैं। बिल्कुल। हम अब एक ऐसे दौर में हैं जहां कंप्यूटर सिर्फ निर्देश मानने वाली मशीन नहीं, बल्कि सीखने और बनाने वाली शक्ति बन रहे हैं। वे कोड लिख सकते हैं, कला बना सकते हैं और वैज्ञानिक खोजों में मदद कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के विकास का सबसे बड़ा और शायद सबसे गहरा मोड़ है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने कंप्यूटर का पूरा सफर देखा, एक पुरानी बाइक के एनालॉग स्पीडोमीटर से लेकर हमारे AI असिस्टेंट तक, और कमरे जितने बड़े वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर से लेकर हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन तक।
हमने देखा कि उन्हें काम, आकार और उद्देश्य के हिसाब से कैसे बांटा जाता है, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हर डिवाइस का अपना एक खास मकाम क्यों है। कंप्यूटर की कहानी असल में आकार के सिकुड़ने और क्षमता के बढ़ने की कहानी है। लेकिन ये सिर्फ इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है। ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे हर पीढ़ी ने तकनीक को ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा सुलभ और आम इंसान के ज़्यादा करीब लाया। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स से आईसी और अब एआई तक का सफ़र यही दिखाता है। हर कदम पर ताकत कुछ हाथों से निकलकर ज़्यादा लोगों तक पहुंची है। यहाँ सोचने के लिए एक बात है। 5वीं पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, जहां मशीनें इंसानों की तरह सीखने की कोशिश कर रही हैं। अगली यानी 6ठी पीढ़ी का मुख्य घटक क्या हो सकता है? क्या ये क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, जो आज के सुपर कंप्यूटर्स से भी लाखों गुना तेज होगी? या ये बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग होगी, जहां हम डीएनए का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाएंगे जो सीधी हमारे दिमाग से जुड़ सकेंगे? भविष्य की मशीनें कैसी दिखेंगी और वे हमारे दुनिया को कैसे बदलेंगी?